देखो, दो चीजें तो आपको हर किसी को, कोई भी जो जॉब भी नहीं करता हो उसको भी पता होगा कि हॉस्पिटल के एचआर डिपार्टमेंट लोगों की हायरिंग करता है, यानी उनको किसी भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एडमिन स्टाफ हो, उसको ज्वाइनिंग कराता है। सेकंड, उनको सैलरी देता है। इतना तो सबको पता है, लेकिन आपका इतना काम नहीं है। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं एचआर डिपार्टमेंट करता क्या है। हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले करता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग किस बिहाफ पे होती है? देखो, सबसे पहला होता है आपके हॉस्पिटल प्रोफाइल के ऊपर। सेकंड, अगर आप बात करें नर्सिंग की, नर्सिंग की जो हायरिंग होती है वो होती है बेड्स के ऊपर, कि हॉस्पिटल के अंदर बेड्स कितने हैं। उसके बिहाफ पे नर्सिंग स्टाफ को हायर किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे रेशियो बताया था, एक बार मैं दोबारा देता हूँ यदि आपको नहीं पता। अगर हम बात करें नर्सिंग की रेशियो की, नर्सिंग की, अगर फर्स्ट में जाते हैं हम आईसीयू डिपार्टमेंट में। आईसीयू डिपार्टमेंट में दो तरह के बेड होते हैं, एक वेंटी होते हैं, एक नॉन वेंटी होते हैं। यदि कोई पेशेंट आपका वेंटी पे है तो वहां पे एक पेशेंट के साथ में एक नर्सिंग स्टाफ रहेगा एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। यदि कोई बेड पेशेंट ऐसा है वो वेंटी पे नहीं है लेकिन आईसीयू में एडमिट है, तो यहाँ पे जो एक नर्सिंग स्टाफ होती है वो, एक जो नर्सिंग स्टाफ होती है दो पेशेंट को ले सकती है, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे क्या क्या देखो, अब जो नर्सिंग स्टाफ होती है उसकी थ्री थ्री शिफ्ट होती है, मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, नाइट होती है। यानी आपको आपको यहाँ पे पता चल गया, यानी एक पेशेंट के लिए मुझे कम से कम तीन नर्सिंग स्टाफ चाहिए। तो इस ब्याह पे आप क्या करोगे? कैलकुलेशंस निकालोगे, मैन पावर प्लानिंग तो तभी कर पाओगे ना आप। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल वार्ड की, जनरल वार्ड का जो रेशियो होता है वो 1/6, 1/4, 1/6 और 1/8 होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा है यार तीन दिन क्यों बता दिए? देखो क्या होता है, मॉर्निंग में मोस्टली जो क्या हो, जनरल वार्ड के अंदर जो मैन पावर प्लानिंग रखते हैं 1/6 या 1/8 रखते हैं। लेकिन इसका इसे डिवाइड हम कैसे करेंगे जिससे हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्क मिले हॉस्पिटल के अंदर? ये आपने देखा हो, मॉर्निंग में कोई भी पेशेंट हो, उसे आपको डोज देनी ही देनी है, वो 100% रहता है। यदि उसको 24 आवर्स है या 12 आवर्स है तो मॉर्निंग में उसको डोज दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नर्सिंग स्टाफ के पास में यदि पेशेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो प्रॉपर डोज नहीं दे पाएगी, ठीक है। उसे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा देने में। उसके बाद आता है आफ्टरनून, ये 1/6 का हो गया आफ्टरनून का। आपको पता है कुछ डोज ऐसी होती है कि जो डॉक्टर ने बोला कि मॉर्निंग में दे दी आपने 8 o'clock, अब आपको नाइट में 8 o'clock देनी है। तो यहाँ पे जो स्टाफ है उसके पास में क्या होगा, डोज उससे कम देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा पेशेंट को देख सकता है। अब पहुंचे नाइट में। नाइट में आपको पता है मोस्टली जो आपके 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो सो जाते हैं, ठीक है। इवनिंग में उनको 8 बजे जो भी डोज मिलनी मिल गई, वो भी डॉक्टर के बिहाफ पे होता है वो, ओके भाई। उसके बाद मॉर्निंग में उनको डोज मिलती है। इस तरह से डिवाइड होता है। या अदरवाइज आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि भाई मुझे जनरल वार्ड में अपना रेशियो क्या रखना है, तो आप सीधा बताओ 1/6। कितना? 1/6, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें प्राइवेट में, प्राइवेट में 1/4 हम रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एचडीयू में, एचडीयू में हम कितनी, 1/2 ही रखते हैं। ये हमारा रेशो रहता है। इस बिहाफ पे क्या करेगा, जो नर्सिंग स्टाफ, जो एचआर मैनेजर होता है, वो मैन पावर प्लानिंग करता है कि भाई मुझे कितने डॉक्टर्स की जरूरत है, कितने नर्सिंग की तो जरूरत है। अब बात करूं मैं सीएसडी की, आपको पता है जो सीएसडी डिपार्टमेंट होता है ये इसमें जो आपकी शिफ्ट होती है वो कम से कम 8 8 घंटे की होती है, ओके। अब यहाँ पे भी क्या, यदि एक सीएसडी डिपार्टमेंट है, कम से कम आपके पास में 2 से 3 टेक्नीशियन होने चाहिए उस डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए। अब जब आपको 2 से 3 चाहिए, आपको आइडिया होगा भाई मुझे कम से कम 3 तो टेक्नीशियन हायर करने हैं, तीन नहीं तो दो तो मुझे चाहिए चाहिए, तो मैं सफर करूंगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसके ब्याह पे अपने मैन पावर में डाल दिया कि मुझे 2 सीएसडी के टेक्नीशियन चाहिए। इसी तरह से ओटी का भी होता है, कैथ लैब का भी होता है, सब ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर इक्विपमेंट एंड क्रेडेंशियल्स। नेक्स्ट आता है स्टाफ ट्रेनिंग। अब उसने क्या रिक्रूटमेंट कर लिए, उसने देखा कि भाई मुझे कितना स्टाफ चाहिए, उसने क्या क्या अनाउंसमेंट कर दिया, या उसने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, या फिर उसने जैसे नौकरी.com हो गया, या कोई भी आपकी सोशल मीडिया वहाँ पे पोस्ट डाल दी कि भाई हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। अब वो क्या करेगा, स्टाफ ज्वाइन हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग कराएगा। ट्रेनिंग में आपकी कौन सी होती है, फर्स्ट में इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। और वो जब कोई आपका स्टाफ ज्वाइन हो जाता है, विद इन 15 डे के अंदर अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड वेलफेयर।
उसके बाद मेंटेन एचआर रिकॉर्ड एंड एनएबी। जो इसमें देखो, ये पूरा मेन काम हो गया किसका, एचआर डिपार्टमेंट का जो काम करेगा। अभी हम इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए। जब एचआर डिपार्टमेंट में आप वर्क करोगे तो आपको ये पता है कि भाई सबसे पहले मुझे मैन पावर प्लानिंग करनी है, सेकंड मुझे रिक्रूटमेंट करना है, उसके बाद मुझे क्रेडेंशियल भी देखना है, ठीक है, और उसके बाद प्रिविलेजिंग भी देखनी है। उसके बाद स्टाफ अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन होता है तो मुझे ट्रेनिंग भी देनी है। अब ट्रेनिंग दे दी है तो उसके बाद में मुझे तो हेल्थ चेकअप भी तो चाहिए एनुअली बेसिस पे सेफ्टी के लिए, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी देना है कि भाई आपको पॉलिसी कैसे फॉलो करानी है। उसके बाद जो भी ये डेटा आपने बनाया इसको भी तो मेंटेन कर रखोगे रखोगे। तो एचआर का मेन काम क्या होगा, उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। यदि कोई कंप्लेंट्स मिल रही है तो उसको भी सोल्व करना पड़ेगा, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो चाहे स्टाफ से रिलेटेड हो, उसको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप बात करें एनईबीएच के, मैंने ऑलरेडी आपको 10 चैप्टर एक्सप्लेन किए थे कि एनईबीएच के अंदर 10 चैप्टर होते हैं। उसमें जो आपका 9 चैप्टर होता है उसे बोलते हैं एचआरएम, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर के ऊपर ही एनईबीएच क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है, और उसी के अंदर ये सब पैरामीटर आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट में, कि जब भी कोई एक, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नन एक ऑपरेशन मैनेजर चाहिए, ठीक है। अब आप क्या नहीं क्या क्या कि एक ऑपरेशन मैनेजर, चलो मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली सर्च नहीं करोगे, पहले तो क्या करोगे, आपको तो अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। आप बोलोगे सर हम एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और हमें वो हायर करना है। उसके लिए आप किससे बात करोगे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से करोगे, या डायरेक्टर से करोगे, या सीईओ से करोगे, या फिर यूनिट हेड से करोगे, जो भी उसमें अपर लेवल पे है, ठीक है, उससे डिस्कशन करोगे सर ये हमें चाहिए। अब तभी तो आप उसकी वो निकालोगे इसकी रिक्वेस्ट, कि भाई चलो इस स्टाफ को हम क्या करें, मार्केट से सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल गया, ठीक है, आपने आप सर्च किया कि भाई मुझे एक ऑपरेशन मैनेजर चाहिए। उसके बाद आप गए यूनिट हेड के पास में, यूनिट हेड ने आपको अप्रूवल दे दिया, कोई बात नहीं मैम, आप एक एक कैंडिडेट को हायर कर लो इस पोजीशन के लिए। अब आपने क्या किया कि ये अनाउंसमेंट है आपने पोस्ट कर दी दो तरीके, या तो या आप बोलोगे जो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है कि भाई हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आपको कोई जानने वाला है जो इस पोस्ट पे वर्क करना चाहता है, आप उसे बुला लीजिए। क्यों, क्योंकि यदि हॉस्पिटल का कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट को बुलाएगा तो उसे रेफरेंस की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों, वो जो हॉस्पिटल में वर्क करा वो उसके जानने वाला है, वो अच्छा कैंडिडेट लेकर आएगा, फेक तो लेके नहीं आएगा। इसलिए हमेशा जो फर्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ होता है उसको दी जाती है। सेकंड, वो क्या करेगा, जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब होगा, उस पर ऐड देगा कि भाई मेरे यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप एक ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, इस पर अपना रिज्यूम शेयर कर दो। अब क्या हुआ कि भाई रिज्यूम आ गए आपके पास में 1000 रिज्यूम आ गए। अब एचआर डिपार्टमेंट इतने 1000 को तो एनालिसिस नहीं कर सकता कि मेरी इस पोजीशन के लिए कौन सा परफेक्ट है। तो उसके लिए एक टूल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं एटीएस, इसको एचआर यूज करता है। फुल फॉर्म मैं अभी नहीं बता सकता, मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करता है। वो क्या करते हैं, कीवर्ड डाल देते हैं इसके अंदर। तो फिर ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर इसको जितने भी रिज्यूम इसके पास में आए हुए हैं उनको एनालिसिस करता है कि जो कीवर्ड इसमें डाले गए वो उस रिज्यूम में अवेलेबल है या नहीं है। तो जो भी उस रिज्यूम के अंदर वो कीवर्ड होंगे तो वो क्या करेगा, ये डिस्प्ले कर देगा टॉप 10 को। अब क्या करेगा एचआर, देखो अगर वो ऑटोमेटिक अपने आप ही उनको एक एक को चेक करता तो उसे कम से कम 10 दिन लग जाते, और ये आपको 10 मिनट में करके देगा, ये टॉप 10 कैंडिडेट है, इनको आप इंटरव्यू के लिए बुला लो, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट हो गए। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुला लिया, चलो भाई अब इंटरव्यू दे दो। अब उन 10 लोगों ने इंटरव्यू दे दिया। अब क्या होगा, इंटरव्यू देने के बाद में सिलेक्शन होगा। भाई सिलेक्शन होगा कि भाई कौन सी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस अच्छी, कौन सा हमारे लिए सुटेबल है। देखो हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, हॉस्पिटल भी छोड़ो कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो चाहता है कि मैं ऐसा कैंडिडेट हायर करूं जिससे मुझे बेनिफिट हो। आपने देखा होगा ना कि हम लोग जाते हैं इंटरव्यू में तो हमें हेजिटेशन हो जाती है, यार हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यदि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करके दोगे ना, वो आपको कभी रिजेक्ट करेगा नहीं है। आपसे पूछा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप हमारे हॉस्पिटल के लिए क्या कर सकते हो, पूछा जाता है। तो जब आप बताते हो कि हम आपको हॉस्पिटल के लिए क्या कर सकते हैं, तो उनको पता रहता है कि भाई इसका विजन ये है, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट भी कर सकता है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसलिए कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जॉब से ज्यादा उनको जरूरत है आपकी, बस लेकिन उन्हें रिक्वायरमेंट है एक राइट कैंडिडेट की।
जो कि उस पोजीशन पे अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में अप्रूवल मिल गया कि भाई कोई बात नहीं, इस कैंडिडेट ए को ज्वाइन करा दो हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन मैनेजर में। ठीक है, अब जैसे ही ज्वाइन करने आता है तो यहाँ पे मिलता है आपको अपॉइंटमेंट लेटर। यदि आप एचआर में वर्क कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसको आप एक्सप्लेन करोगे, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, जब भी आप एचआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोड कोड ऑफ कंडक्ट। अगर यदि आपको कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसीज के बारे में नहीं पता तो एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट, अब एचआर का मेन प्रोसेस क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी ज्वाइन हो गया, सपोज करो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ। ठीक है, अब मैं ज्वाइन हुआ जैन में। ठीक है, अब मैंने सोचा ये 25 है। ठीक है, अब मैंने सोचा जैन 26 में भाई मुझे तो छोड़ के जाना है यहाँ से, मैं तो कहीं और देखूंगा। ठीक है, अब ये मेरा क्या था, ये एक मेरा पीरियड हुआ 1 ईयर का। अब इसके अंदर होगा क्या क्या ये 1 ईयर के लिए? सबसे पहले क्या हुआ था, एचआर डिपार्टमेंट ने क्या क्या एक पोजीशन निकाली, मैन पावर प्लानिंग करी और पोजीशन निकाली कि मुझे, मैंने जैसे एग्जांपल बताया था ऑपरेशन मैनेजर की। अब ऑपरेशन मैनेजर की पूरी रिक्रूटमेंट हुई, जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले आपने पोजीशन निकाली, उसके बाद अप्रूवल लिया, अप्रूवल लेने के बाद में आपने क्या किया, सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया, उसके बाद रिज्यूम हुए, रिज्यूम आपने सेग्रीगेट किए, उसके बाद इंटरव्यू करा, इंटरव्यू कराने के बाद जो भी स्टाफ आपको सेलेक्ट हुआ उसकी ज्वाइनिंग करा दी। यहाँ तक आ गया था। अब जब उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, ज्वाइनिंग होने के बाद में क्या हुआ, उसका इंडक्शन होगा। इंडक्शन में क्या होगा, उसे एचआर से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, आईसीएन से रिलेटेड, लैब से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी। सेकंड, जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी ट्रेनिंग मिलेगी। यदि वो किसी भी डिपार्टमेंट में होगा वर्क करता है, सपोज वो नर्सिंग स्टाफ है, वो आईसीयू में वर्क करेगा तो उसके बिहाफ पे उसे ट्रेनिंग मिलेगी, जेडीजी से, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कि एक्चुअली वो उस डिपार्टमेंट में करेगा क्या, उसे ये तो पता होना चाहिए। और आपको पता है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, सबका जो वर्क करने का जो प्रोसेस होता है डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं होता। वो अपने एसओपी के बिहाफ पे बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडेंशियल्स एंड प्रिविलेजिंग। अब वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट आप देते हो, आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है, जैसे आप 10th की मार्कशीट देते हो, 12th की देते हो, ग्रेजुएशन की देते हो, जैसे आप एमएचए करो एमएचए की दोगे। उसके बाद में यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे वर्क किया तो एक्सपीरियंस लेटर भी देगा, तो वहां पे एचआर डिपार्टमेंट पूरा उसको वेरीफाई करेगा। अब होगा प्रिविलेजिंग, कि भाई आप, यदि आप उस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करोगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या करोगे। तो ये एक चेकलिस्ट होती है प्रिविलेजिंग की, इसमें आपको मिलेगा यस, नो या एन ए। ये 3 पॉइंट मिलेंगे, जो आपको आता है उस पर यस कर दो, जो नहीं आता नो पे कर दो, यदि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है उसे एन ए कर दो। ठीक है, ये किसके लिए होता है, 3 कैंडिडेट के लिए होता है। सबसे पहले होता है आपके डॉक्टर के, सेकंड होता है आपका नर्स, थर्ड होता है वो आपका पैरामेडिकल स्टाफ। कोई बताएगा मुझे पैरामेडिकल स्टाफ कौन कौन सा काउंट होता है हॉस्पिटल के अंदर? एनीवन? पैथोलॉजी को छोड़ के। नीतीश, हम्म। रोहित, पैरामेडिकल स्टाफ सर कौन सा? नर्स वगैरह, बोलो। नर्स नर्स वगैरह, नर्स और नहीं नहीं, मैंने ये पूछा है पैरामेडिकल स्टाफ कौन सा होता है हॉस्पिटल के अंदर, मैंने नर्स की बात नहीं की है। अच्छा। यदि आपसे बोला गया आप एचआर डिपार्टमेंट में कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका डेटा कैप्चर कर लो और आप उसकी डिटेल बना लो, तो आप क्या करोगे? आप कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि पैरामेडिकल में कौन कौन सा स्टाफ आता है, जिसे बोलते हैं पैरामेडिकल टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। आया कुछ आइडिया माइंड में, कुछ आया तो बताओ, कोई भी, एनीवन। ये ओपन है सबके लिए, जो इसको भी आता है बता सकता है कि फार्मासिस्ट। हाँ। ओके, और फार्मासिस्ट। सुनो, सबसे पहले आता है आपका पैथोलॉजी, जो टेक्नीशियन होते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, कैथ लैब टेक्नीशियन होते हैं, सीएसडी टेक्नीशियन होते हैं और ओटी टेक्नीशियन होते हैं। ठीक है, ये पैरामेडिकल्स में काउंट होंगे। और आप इनके इनके पास क्या होता है, क्यों इनको ऐसे किया जाए, इनके पास में एक सर्टिफिकेट होता है,
जो गवर्नमेंट से मिलता है ना, जैसे नर्सिंग को मिलता है एनएमसी के थ्रू से, इनके पास में सर्टिफिकेट होता है, उसकी डिटेल भी आपके पास में होनी चाहिए। और जो प्रिविलेजिंग होती है 3 कैंडिडेट की होती है, पहले आपके डॉक्टर की होती है, नर्स की होती है और पैरामेडिकल स्टाफ की होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रेनिंग के। देखो एचआर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड के ऊपर। उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करानी है, गैप एनालिसिस भी करना है। सेकंड, जो ट्रेनिंग दी गई है उसकी डेटा को कैप्चर करके रखना है, वो दोनों तरह से उसके पास में होनी चाहिए। डिजिटल फॉर्म में भी होना चाहिए और हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। जब भी कोई इंस्पेक्शन होगी तो एचआर डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग का डेटा मांगा जाता है कि भाई दिखाओ, क्योंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट भी क्या करता है मंथली बेसिस में। क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हो या फिर ऑपरेशन मैनेजर हो, यदि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं तो मंथ के एंड में वो पूरा ट्रेनिंग डेटा एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाता है। उसकी एक एक्सेल शीट भी दी जाती है कि एक्चुअली आपने कितने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है और कौन कौन से टॉपिक पे दी है और कब दी है। उसके साथ में फीडबैक फॉर्म भी होता है, अटेंडेंस शीट भी होती है, प्री एंड पोस्ट टेस्ट भी होता है, आपकी वीडियो या फोटो भी अवेलेबल रहते हैं। ये पूरा डेटा वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट होता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब क्या होता है कि यदि आपके पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल की पॉलिसी नहीं है तो आपको पता भी नहीं होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए प्रोटोकॉल्स क्या है। ये क्या होता है, देखो आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की 1 साल के बाद में 10% उसकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10% सैलरी इंक्रीज होती है वो किस बिहाफ पे होती है। ये जो आपकी 10% सैलरी इंक्रीज होती है ना, तो वहां पे एक आपका अप्रेजल फॉर्म होता है, फिल होता है एनुअली बेसिस पे, और जो सबमिट होता है किसके पास में, आपके एचओडी के पास में। एचओडी के पास से वो जाता है एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट से जो भी वहाँ पे डायरेक्टर होगा या यूनिट हेड होगा वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि भाई एक्चुअली हमें कितने परसेंट इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तब जाकर स्टाफ का इंक्रीमेंट होता है, अप्रेजल सिस्टम ऐसे इंप्लीमेंट होता है। अभी आपके एचआर में वर्क कर रहे हो तो इसके पास आपके पास में इसकी एसओपी भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको क्या करना है कि भाई ये डेटा हो गया, उसके लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट। जो भी आपका स्टाफ है उसको कितनी हॉलीडे, उसकी सीएल कितनी है, ईएल कितनी है, मेडिकल लीव कितनी है, वो सब की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसका अटेंडेंस हो रहा है सपोज को डिजिटल फॉर्म में हो रहा है या रजिस्टर में हो रहा है, उसकी आपको पता होना चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर की सेफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद में ये आता है मेन पॉइंट। हाँ, in present need or real emergency या हेलो, नीतीश, रोहित रोहित, रोहित अवेलेबल हो आप? हाँ, अमृत राज। सर। ये एग्जिट प्रोसेस क्या होता है, कुछ पता है इसके बारे में? इसमें हम क्या करते हैं और ये क्यों जरूरी है? सर कोई ऑर्गेनाइजेशन को सर मतलब लीव करता है, वो उसको शायद एग्जिट प्रोसेस बोलते हैं, उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम्म, प्रिपरेशन मेथड्स आते हैं। और नेहा, डीसी, पीएफ, प्रीवियस पीएफ और ग्रेच्युटी फंड वगैरह उसको सब दी जाती है सर शायद। ओके। नेहा ने कुछ बताया नहीं है। दीक्षा, no आपके यहाँ पे शायद मुझे लगता है नेटवर्क इश्यूज रहते हैं। ओके, मैं बताता हूँ, चलो अब सुनो। देखो क्या होता है, जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई एग्जिट पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं, सबसे पहले यदि आप सपोज करो आप ऑपरेशन मैनेजर थे, आपने जिस पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, उस वर्क उससे रिलेटेड आपने डेटा बनाया होगा। उसमें फॉर्म फॉर्मेट भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको हैंड ओवर देना पड़ेगा। ठीक है, हैंड ओवर देना पड़ेगा जो भी आपने वहाँ हॉस्पिटल जो भी प्रॉपर्टी आपके पास में है। सेकंड, फर्स्ट हो गया।
सेकंड ये होता है कि एक्चुअली जो आप इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के क्यों जा रहे हो, कारण होता है ना। क्योंकि एक्चुअली एचआर डिपार्टमेंट को बताना होता है कि भाई अगर आपने बोला है कि मैम एक्चुअली मैं फ्यूचर में अपनी जो एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इस वजह से मुझे रिजाइन देना है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। हो गया। सेकंड क्या हो गया कि आपने जब उसका इंटरव्यू किया, उसने बोला कि मैम मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा काम लेते हो आप लोग, सैलरी उस हिसाब से देते नहीं हो ना, आप मुझे छुट्टी देते हो, मैं तो परेशान आ गया, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या, आपके डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इश्यूज हैं। ठीक है। थर्ड, अब वो बोलता है कि नहीं मैम मुझे, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है। अब यहाँ से क्या होगा, आपने उस सिस्टम को एनालिसिस कर लिया कि भाई एक्चुअली हमारे यहाँ से एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जा रहा। क्योंकि यदि आप इस पे वर्क नहीं करोगे ना, जो अटेंशन रेट होगा ना, अभी बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, तो उस पे वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है। और इसकी क्या होती है, एक पूरी एसओपी होती है जो आपकी एचआर डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहती है। तो एचआर का जो मेन डिपार्टमेंट का वर्क रहता है, क्या रहता है, सबसे पहले वो क्या करता है, मैन पावर प्लानिंग करता है, उसके बाद रिक्रूटमेंट या सिलेक्शंस करता है, उसके बाद ज्वाइनिंग कराता है, ज्वाइनिंग कराने के बाद इंडक्शन कराता है, इंडक्शन कराने के बाद में जो भी उस स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स होता है और उसकी प्रिविलेजिंग होती है, उसको वेरीफाई करता है, फिर उसे डिपार्टमेंट वाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में जब उसे टाइम हो जाता है 1 साल के बाद, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कराता है। अप्रेजल में आपको बता 3 to 6 मंथ तक तो आपको एक लीव भी नहीं मिलेगी जब फर्स्ट में आप जाओगे। ओके। उसके बाद में जो भी प्रोटोकॉल्स है आपके फॉलो कराए जाएंगे। उसके बाद में जो भी आपके जैसे हेल्थ चेकअप हो गए हैं, हॉस्पिटल कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराता है, तो उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद यदि आप एग्जिट करके जाते हो, तो ये पूरा प्रोटोकॉल्स होता है एचआर डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग में आप देखोगे क्या, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो मैंने अभी बताया वही सब चीज है कि डॉक्टर की, आपको डॉक्टर हायर करना है, नर्स करना है या टेक्नीशियन करनी है। उसके बाद आपने क्या किया, आपको बजट भी बनाना है कि भाई यदि मैं डॉक्टर को हायर करूंगा तो मैं उसकी जो मैक्सिमम सैलरी है 2 लाख रखूंगा, या मैं नर्सिंग हायर कर रहा हूँ तो उसकी मुझे 25 रखनी है, या टेक्नीशियन है तो मैं इसको 20 ही रखूंगा, 20,000, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। तो आपने एक बजट भी तो बनाया कि भाई मैं इस बजट के हिसाब से, क्यों आपने अपने बजट में रखा कि मैं जो टेक्नीशियन हायर कर रहा हूँ उसकी सैलरी 20,000 होनी चाहिए, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडिडेट आके मांग रहा, बोल रहा नहीं मैं तो 35 लूंगा, तो यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकता। तो वो क्या करेगी, इसको हायर नहीं करेगी, वो नेक्स्ट कैंडिडेट का वेट करेगी जो इस सैलरी के आसपास में ज्वाइन कर ले। ओके। उसका क्राइटेरिया ऑलरेडी बना होता है क्योंकि वो बजट पे वो काम करती है कि मुझे मैन पावर के लिए कितना बजट मिला हुआ है। उसको बोल देते हैं, जैसे डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई मैं आपको 1 साल के 10 लाख रुपए दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी सैलरी में किसी स्टाफ को हायर करना चाहते हैं, वो आपको देखना है। तो आपने देखा होगा ना, आप एचआर से भी नेगोशिएट करते हो, मैम सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। वो बोलती मैम इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, बस मैक्सिमम इतना है, 1,000 2,000 बढ़ा देते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं होता, वो भी इस पे वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रूव फ्रॉम मैनेजमेंट। अब दूसरा ये चीजें हो गई तो अप्रूव, मैनेजमेंट तो अप्रूव करेगा ही। अब उसने बोल दिया कि भाई आप कोई नहीं, नर्सिंग उसने बोला कि मुझे 20 पे नहीं मिला, 25 पे तो मिल रहा है, 35 पे, तो एचआर बोलेगा चल 25 तक ले ले आओ उसको। अब इसको जब अप्रूवल मिल जाएगा इसको ज्वाइनिंग करा देगी। ये सब चीजें मैंने दोबारा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, ये सब मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर उसके बाद में क्रेडेंशियल्स वाला आपको बता दिया, ट्रेनिंग के लिए बता दिया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से मैं बता देता हूँ। क्रेडेंशियल्स में क्या क्या देखा जाता है, उस पेशेंट, उस स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या है वो वेरिफिकेशन होता है उसका। उसका जो रजिस्ट्रेशन, जो उसके सर्टिफिकेट होते हैं, वो आपके वेरीफाई होते हैं कि सही है या नहीं है, उनको प्रॉपर वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद में जो भी उनका प्रिविलेजिंग है वो अप्रूव कराया जाता है, या फिर जो वर्क उस डिपार्टमेंट के अंदर करेगा वो, या डॉक्टर हो, नर्स हो, टेक्नीशियंस, उसको पहले ही वो चीजें एक्सप्लेन की जाती है, और उसको ट्रेनिंग भी देता है एचआर डिपार्टमेंट ना। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब क्या भाई देखो, यदि कोई भी स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन किया है ना, आपका मेन फोकस रहता है उसे नॉलेज देना। यदि आपको पता है, यदि आप अपने स्टाफ को प्रॉपर नॉलेज दे रहे हो ना, वो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सबसे क्या पहले क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता है, इसलिए अच्छे से इंडक्शन ट्रेनिंग मिलती है आपको 15 डेज की, आपको इस हॉस्पिटल के अंदर वर्क कैसे करना है। उसके बाद यदि नर्सिंग स्टाफ है तो वहां पे बीएलएस हो गया, एसीएलएस हो गया, ये ट्रेनिंग मैंडेटरी हो जाती है कि भाई आपको ये ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में एनएबीएच अवेयरनेस क्या, अब ये लोग काम कर रहे हैं, तो
हॉस्पिटल के अंदर भी तो कुछ पैरामीटर फॉलो होंगे ना एज पर एनएबीएच। इसकी भी अवेयरनेस दी जाती है कि भाई आपको कैसे एनएबीएच के पैरामीटर को फॉलो करना है। उसके बाद में यहाँ पे रहता है मेन कॉम्पिटेंसी की भाई कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो एचआर डिपार्टमेंट वर्क करता है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हो गया आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया कि भाई एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टाफ मेरे हॉस्पिटल के अंदर ज्वाइन करेगा उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि उसे हॉस्पिटल की पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है, उसका टाइम क्या है, आने का टाइम क्या है, जाने का क्या है, यूनिफॉर्म क्या है उसकी, ठीक है, पेशेंट के साथ कैसे बात करनी है, यदि कोई ग्रीवेंस इश्यूज मिलता है वहाँ पे डिस्कशन कैसे करना है, उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट्स कैसे एक्सप्लेन नहीं करना है, कमेटी कैसे वर्क करती है, वो सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये एनुअल बेसिस पे होता है। और दूसरा ये केपीआई बेस्ड एवेल्युएशन मैंने बताया था, यहाँ पे एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, उसके बिहाफ पे ही आपका क्या होता है अप्रेजल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर जो फीडबैक होता है ना, फीडबैक कौन देता है आपका, आपका एचओडी, कि भाई आपका स्टाफ क्या है। उनसे पूछा भी जाता है कि आपका स्टाफ कैसा है, वो बोलेगा सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करता है, और जैसे बोलो उस तरह से काम करता है, टाइम का पंक्चुअल है, मॉर्निंग में सही टाइम पे आता है, सही टाइम पे जाता है, और एक्स्ट्रा हॉलीडे भी नहीं लेता। तो आपका क्या हुआ, आपका फीडबैक पॉजिटिव मिला। ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका अप्रेजल होगा वो डाउन नहीं जाएगा। ओके। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये सबसे बड़ी टास्क रहता है हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर डॉक्टर के साथ लड़ने लग जाते हैं, नर्सिंग नर्सिंग के साथ, नर्सिंग कभी पेशेंट के साथ में, कभी अटेंडी के साथ में। तो इन चीज़ों को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, नर्सिंग स्टाफ अपने यहाँ पे उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके लिए क्या होता है, डिपार्टमेंट में एक एसओपी अवेलेबल रहती है। वो यहाँ पे बताते हैं पूरा वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन क्यों करते हैं। उसके बाद में आप अपने जैसे आप प्रोटोकॉल कैसे फॉलो कर सकते हैं, इन्फेक्शन से आपको अपने आप को कैसे बचा सकते हो, लोगों को आप अवेयर कैसे कर सकते हो। ठीक है। और उसका स्टाफ सेटिस्फेक्शन सर्वे। अब यहाँ पे मेन जो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, वो क्या करता है, आप तो क्या कर गूगल फॉर्म पे एक पेज क्रिएट कर देते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट अपने सभी पैरामीटर्स फॉलो करा बोलते हैं कि भाई एक्चुअली आप इस हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहे हो, आप एचआर डिपार्टमेंट की सर्विस से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, आप हॉस्पिटल के कल्चर से सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको एक डेटा मिल जाता है सेटिस्फेक्शन का, कि जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लॉय कर रहा है वो किसी प्रॉब्लम को फेस तो नहीं कर रहा। यदि प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसे मैं कैसे दूर कर सकूं, जिससे, क्योंकि हॉस्पिटल का मेन काम क्या होता है कि यदि एक स्टाफ उसके हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गया तो लॉन्ग टाइम तक उसके साथ में काम करे, बार बार छोड़ के ना जाए। और यदि आप चाहते हैं कोई छोड़ के ना जाए तो आपको उनके सेटिस्फेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा, सर्वे करना ही करना पड़ेगा। और ये डेटा आपका चेक भी होता है एनएबीएच में। ठीक है। अब जब एग्जिट प्रोसेस रेजिग्नेशन कोई भी देता है, दे दिया कोई बात नहीं, फिर उसका एग्जिट इंटरव्यू होता है। भाई आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के क्यों जा रहे हो, आपने यहाँ पे देखा, उसने बोला सर मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरा नहीं चल पा रहा है, मैं इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रखता, दूसरा बंदा, आप मुझे 20,000 दे रहे हो, नेक्स्ट हॉस्पिटल मुझे 30,000 दे रहा है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। तो यहाँ पे हॉस्पिटल क्या बोलता है, भाई देखो अभी आपको 20,000 मिल रहे हैं और नेक्स्ट आपको 30K दे रहा है, मैं आपको 25 दे दूंगा, 25,000 आप कंटिन्यू कर लो। अब क्या हो गया, यहाँ पे जाने वाला था ना, अब ये क्या हो, इसे बोला चल यार 30 की छोड़ो, 25 मिले, मैं यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, मेरा यहाँ फ्लो में है, मुझे अपनी जगह भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, रूम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं 25 में। तो यहाँ पे 90% चांस है ये रुक जाएगा, 10% उसको लगा नहीं यार नहीं, मुझे यहाँ पे वर्क करना ही नहीं है, मुझे तो दूसरे में ही जाना है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज यहाँ पे क्या होते, वो काफी स्टाफ ऐसा तो होल्ड हो जाता है और रुक जाता है। ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉय पर्सनल फाइल। अब यदि आप एचआर फाइल बनाओगे, जिसे हम स्टाफ फाइल भी बोलते हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल होने चाहिए। सबसे ईच एम्प्लॉय फाइल मस्ट, इसमें कंटेन सबसे पहले होना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो फर्स्ट में लगा होता है। सेकंड में आता है आपका रिज्यूम। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से पहले भी आप क्या करते हो, यहाँ पे एक आपकी एचआर चेकलिस्ट होती है, या एचआर फाइल चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट में क्या होता है, ये सब पैरामीटर लिखे हुए होते हैं, फिर उसके आगे आपको ऐसे टिक करना होता है, ये है रिज्यूम अवेलेबल है, एजुकेशन में उसके 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी के डॉक्यूमेंट अवेलेबल, हाँ जी अवेलेबल, ओके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाई नर्सिंग या डॉक्टर, हाँ इसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, हाँ जी ओके। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवेलेबल है, नहीं है तो नो कर दो, नो। ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ अवेलेबल है, यदि सपोज को आधार कार्ड है लेकिन पैन कार्ड है नहीं, तो आप यहाँ पे इस पे यस कर दो, इस पे कैंसिल कर दो, इस पे नो लिख दो।
ठीक है। अब आपको क्या करोगे, जब आप दोबारा वेरीफाई करोगे आपको पता लग जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं है, या फिर इस लिस्ट को आप उस कैंडिडेट के पास शेयर कर दोगे कि भाई दो डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग है, इनको भेज दो। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर देखा आपने लगा हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर भी लगा हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन भी लगा हुआ है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। ठीक है, ये देखना है आपको। अब ये दूसरा तो मैंने बताया चेकलिस्ट में। अब ये फॉर्म आपकी फाइल के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड, आपने रिज्यूम देख लिया, रिज्यूम के बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट ही हो गया आपके पास में। आपको कम से कम उस पर ये देखना है कि उस फॉर्म उस मार्कशीट के ऊपर जो भी उसने 10th की 12th की दी है उसके सिग्नेचर है या नहीं उस स्टाफ के। तो अगर नहीं है तो आपका काम है उसके सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे लेना। ठीक है। यदि हॉस्पिटल में जो भी फाइल बनी हुई है, यदि नर्सिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे एनएमसी से आता है, या फिर डॉक्टर का नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस स्टाफ को बोलना है कि भाई ये डॉक्यूमेंट अपने लेके आओ। या फिर फर्स्ट में जब आप क्या करते हो, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर लेने आता है। ठीक है। अब जब अपॉइंटमेंट लेटर वो लेता है, या फिर डायरेक्टली जब वो बुलाते हैं कि भाई इंटरव्यू होने के बाद आप एक बार आ जाओ डॉक्यूमेंट लेके, तो जब आप डॉक्यूमेंट उससे लेते तो एक चेकलिस्ट आप बना सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट मुझे आपसे चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वो स्टाफ अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके आएगा, जिससे आपको फाइल को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप हमेशा फाइल को मैनेज करते रह जाओगे और आपका काम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि किसी फाइल में कोई फॉर्म मिसिंग है, किसी में कोई फॉर्म मिसिंग है, तो आप हमेशा कंजेस्टेड ही रहोगे और आपका काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग जब भी एचआर में वर्क करोगे तो आपके पास में एक मास्टर लिस्ट होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, मेन ये हो गया, आपके पास में एक एचआर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले तो आप ये काम करना, एक एचआर का मैनुअल बना लेना। एचआर डिपार्टमेंट का मैनुअल होता है, उसके अंदर आपकी सभी पॉलिसीज अवेलेबल रहती हैं। वो नहीं है तो आप अलग से भी बना सकते हो। सेकंड, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल या एचआर ट्रेनिंग को कैसे कंडक्ट करोगे, उसकी आपके पास में मास्टर लिस्ट भी होनी चाहिए, पॉलिसी भी होनी चाहिए, शेड्यूल भी होना चाहिए, और फोर, टीम मेंबर लिस्ट भी होनी चाहिए कि एक्चुअली टीम में ये कौन कौन सा कैंडिडेट ट्रेनिंग देगा, किस टॉपिक के ऊपर देगा। यदि आपको ये नहीं पता तो आप ट्रेनिंग ही कंडक्ट नहीं कर पाओगे, और आपको लगता नहीं यार मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं क्या कर। आप कमेटी कंडक्ट कराओगे, जब एचआर कमेटी कंडक्ट कराओगे तो आप जो भी स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल है उनको बोल सकते हैं भाई आप कमेटी के अंदर आओ, आप डिस्कस कर सकते हो कि एक्चुअली हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल बनने वाला है, ये हम बना रहे हैं, तो आप अपने नाम दे देना कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप ट्रेनिंग दोगे अपने डिपार्टमेंट में, या अपने जो टॉपिक भी हैं आपके उसके साथ में अपना नाम ऐड करके भेज देना। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, भाई हॉस्पिटल के अंदर कोई भी स्टाफ आता है वो काम कैसे करेगा, उसको क्या क्या करना, उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कुछ होगी। तो वो क्या होगा, जब भी एक एचआर डिपार्टमेंट वर्क करता है, जब इंडक्शन ट्रेनिंग होता है तभी कोड ऑफ कंडक्ट भी कराता है, उनको बताता है कि हॉस्पिटल में रूल और रेगुलेशंस क्या है और आपको वर्क क्या क्या करना है। जब आप यहाँ पे वर्क करोगे आपका रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, और आपको कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं, ये पूरी एक चेकलिस्ट दे देता है उसको रीड करने के लिए, ट्रेनिंग देता है। उसके बाद में उस स्टाफ के ट्रेनिंग के उसके स्टाफ के सिग्नेचर लेके उसमें अपनी फाइल में लगा देता है। ओके। इसकी भी आपके पास में एक पॉलिसी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, कुछ एसओपी की रिक्वायरमेंट रहती है एचआर डिपार्टमेंट में। सबसे पहले, भाई अगर किसी भी स्टाफ को आप ज्वाइन कराओगे या उसके रिक्रूटमेंट कर रहे हो या उसको आपको सिलेक्शन करना, उसका प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है। सेकंड, प्रोटोकॉल आपने लिख लिया, अब वो ज्वाइनिंग के लिए आया है, ज्वाइनिंग उसने कर ली है, अब उसका इंडेक्शन क्या है, इंडेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आप कवर करने वाले हो, वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टीम मेंबर भी दिखाना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक पे आप ट्रेनिंग दोगे, ये भी कितने टाइम ड्यूरेशन में दोगे, ये भी, ये सब कुछ आपको अपने एसओपी में एक्सप्लेन करना। उसके बाद क्रेडेंशियल और प्रिविलेज एसओपी होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एसओपी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल एसओपी होनी चाहिए, लीव मैनेजमेंट एसओपी होनी चाहिए, एम्प्लॉय एग्जिट एसओपी होनी चाहिए, ग्रीवेंस हैंडलिंग एसओपी होनी चाहिए, और डिसिप्लिन एक्शन एसओपी होनी चाहिए। ये एसओपी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को क्वेरी है? नो सर। यहाँ तक हो गया? तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो रजिस्टर कौन कौन से चाहिए होंगे आपको एचआर डिपार्टमेंट में, उसके बाद में इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं जो आपको बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट, इंटरव्यू एवेल्युएशन फॉर्म कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब आप ट्रेनिंग अटेंडेंस सीट बनाओगे उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होने चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी यानी एनईबीएच के बिहाफ पे आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट एचआर डिपार्टमेंट में अवेलेबल होने चाहिए ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो मैंडेटरी है
जब आप इंडक्शन ट्रेनिंग उससे उसके डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, आप अपने ट्रेनिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करोगे, कौन कौन से डेटा उसमें अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडेंशियल प्रिविलेजिंग कैसे की जाती है। उसको इम्पोर्टेंट एननिबेज जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको एक्सप्लेन करने वाली जो चेक होंगी जब आपकी इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद एनसीज किस ब्याह पे आती है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट में एनसीज आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आती है वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में अट्रेशन रेट कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने बात किया था, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और अट्रेशन टाइप कितने टाइप के होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो भी क्वालिटी इंडिकेटर एचआर डिपार्टमेंट के अंदर यूज होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आपको क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इन टॉपिक को हम कल कवर करने वाले हैं।